Hello, dear student. Most welcome in the YouTube channel. जैसा कि आपको आइडिया है, प्रीवियस क्लास में हमने 11th का पोर्शन स्टार्ट कर दिया था और मैंने बताया था कि मैं 11th का कंप्लीट स्कूल NCERT साथ ही साथ कुछ कॉम्पिटिशन्स लेवल के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेक्शन में कंप्लीट करेंगे। हम लोगों ने जो कल स्टार्ट किया था वो यूनिट एंड डायमेंशन, आपके 11th का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था। आपने देखा था फिजिक्स में सो मैनी क्वांटिटीज होती हैं और कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती जो फिजिक्स के लॉ के द्वारा गवर्न होती हैं या जिसे किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जा सकता है, उनको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। फिजिक्स में जितनी भी मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी हैं, यूनिट एंड डायमेंशन के बिहाफ पर उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था: फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल एंड ड्राइव। आपने देखा था SI सिस्टम में 7 क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और उन क्वांटिटीज के जो यूनिट होते हैं उनको फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। तो कल हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और उनके यूनिट्स पर डिटेल डिस्कशन किया था। इसके बाद हमने कुछ पार्ट डायमेंशन पे भी किया था। आज की क्लास में डायमेंशंस के एप्लीकेशन को और आगे बढ़ाएंगे। तो आपने देखा था कि डायमेंशंस के हमने देखे थे 3 एप्लीकेशन से। पहला एप्लीकेशन था कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अदर सिस्टम, आपको याद हो गया था, हमने कुछ एग्जाम्पल भी इसके रिगार्डिंग लिए थे। दूसरा हमने देखा था टू चेक द फॉर्मूला। आपने देखा था अगर लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल था तो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा। अगर दोनों तरफ का डायमेंशन इक्वल नहीं है तो फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा। डायमेंशनली इनकरेक्ट होने का मतलब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनकरेक्ट होगा। तीसरा आपने देखा था फॉर्मूले को ड्राइव करके देखा था, अगर कोई क्वांटिटी किसी अदर फैक्टर पर डिपेंड करती है तो टू ड्राइव द फॉर्मूला। तो कितने एप्लीकेशन देखे थे? कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अदर सिस्टम, टू चेक द फॉर्मूला, टू ड्राइव द फॉर्मूला और डायमेंशन के बिहाफ पर उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या यूनिट होगा वो कैलकुलेट किया था। इस तरीके से हमने प्रीवियस सेक्शन में 4 एप्लीकेशन पार्ट देखे थे। आज हम रूल ऑफ डायमेंशन की बात करेंगे, पर कल की क्लास के बाद एक बच्चे ने हमारे पास इस तरीके से मैसेज डाला कि 1-2 ड्राइव फॉर्मूले पे और एप्लीकेशन करा दें ताकि और चीज़ों को क्लियर तरीके से और क्लियर किया जा सके। तो मैं एक एप्लीकेशन और करा देता हूँ इस पर। आपने देखा होगा एक पेंडुलम का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। वो 10th क्लास के बच्चे भी पेंडुलम की बात करते हैं, 9th 10th में भी। तो ये कोई पेंडुलम ले लिया हमने और इस पेंडुलम का मतलब होता है कि यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग ले ली या एक वायर ले लिया और इसके साथ एक बॉब सस्पेंडेड कर दिया। ये एक बॉब सस्पेंडेड कर दिया, ये एक बॉब है। ये बॉब सस्पेंडेड कर दिया और ये बताया कि इसकी जो लेंथ है, ये जब इसको सस्पेंड किया तो इसको ऑसिलेट कराया, तो इसका टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करेगा? 3 ही फैक्टर आपको दिख रहा है यहाँ पे। एक क्या फैक्टर दिख रहा है यहाँ पर? इस स्ट्रिंग की यहाँ पर अगर देखें तो 3 पार्ट दिख रहे होंगे। एक तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बॉब है जो कि यहाँ सस्पेंडेड है। इस स्ट्रिंग की लेंथ L है, तो टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करेगा? स्ट्रिंग की लेंथ पे डिपेंड करेगा। इस बॉब के मास पे देखेंगे डिपेंड करेगा या नहीं, वो भी देख लेंगे। तो सिर्फ मास पे डिपेंड कर रहा, तो स्ट्रिंग का जो इस बॉब का मास से m मान लें तो T प्रोपोर्शनल टू L की पावर x कह दिया, g की वजह से डाउनवर्ड है तो g की पावर y कह दिया और m की पावर z, मास पर डिपेंड कर रहा। ठीक है। अब अगर डायमेंशनल इक्विलिब्रियम में देखें कि दोनों तरफ की डायमेंशन इक्वल होगी तो T इक्वल टू कितना आ जाएगा? K एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हमने कहा था
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और ये डायमेंशन लेस होगा, तो l की पावर x हो गया, g की पावर y हो गया, m की पावर z। दोनों तरफ का डायमेंशन लिखा तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, m नॉट l नॉट t। के तो जैसा कि पहले बता चुका हूं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसका तो कोई डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, l की पावर x आ जाएगा। कल हमने एसलेशन का डायमेंशन निकाला होगा, जी एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका डायमेंशन होगा LT-2 रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से कल कैलकुलेट किया था की पावर y, और यहाँ पर m की पावर z। अब हम दोनों तरफ के एक्सपोनेंट को कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ m की पावर z है, यहाँ m की पावर 0 है, इसका मतलब z इक्वल टू 0 होगा जब कंपेयर करोगे। यहाँ कंपेयर करोगे तो t की पावर -k2y है और t की पावर यहाँ 1 है, तो -k2y इक्वल टू 1 है, इट मीन्स y इक्वल टू -k1/2 है। यहाँ l की पावर चेक करोगे तो l की पावर कितना है, x प्लस वाई, और इस तरफ देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो x प्लस वाई 0 है, यहाँ से कैलकुलेट किया सो x की वैल्यू आ गई 1/2। अब अगर ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो बताओ क्या पता चला, इसमें अगर वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन फर्स्ट में तो क्या आएगा, t इक्वल टू, मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा वैल्यू पुट करने के बाद, k l की पावर 1/2, या नेक्स्ट पेज पर लिख लेता हूँ कहीं ऐसा ना समझ जाए कि ये इसी का एक पार्ट है। तो ये यहाँ तक आ गया बेटा, यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू इसमें पुट कर दी, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर इसमें पुट करूंगा तो देखो t इक्वल टू कितना आ गया बताओ, t इक्वल टू आ गया k l की पावर 1/2, g की पावर -1/2, m की पावर 0। इसका मतलब है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता, तो t इक्वल टू कितना आ गया, k रूट ऑफ l बाई जी, k रूट ऑफ l बाई जी। इसका मतलब सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रूट के इनवर्सली हो गया। सो t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ t इक्वल टू k रूट ऑफ l बाई जी आ गया, कितना आ गया, t इक्वल टू k रूट ऑफ l ओवर जी आ गया। अब k की वैल्यू अगर एक्सपेरिमेंटली निकाला जाए तो k की वैल्यू होती है 2 पाई रूट ऑफ l जी, ये फॉर्मूला बन गया आपका, ये सिंपल पेंडुलम। अब k की वैल्यू 1/2 पाई कहाँ से आया, ये डायमेंशन का सबसे बड़ा डीमेरिट है कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू डायमेंशन के बिहाफ पर कैलकुलेट नहीं की जा सकती, ये एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पर कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने ड्राइव कर दिया। इसका मतलब अगर कोई झूले पे झूल रहा है एक लड़का और उसके साथ एक लड़का आके और बैठ जाए तो टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि मास चेंज होगा और टाइम पीरियड मास पर डिपेंड नहीं करता है। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हम डायमेंशनली डिफरेंट वेरिएबल्स के अमंग रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं। अब हमें डायमेंशन के कुछ रूल देखना है, और रूल देखने के बाद आप किसी भी एग्जाम में, आईआईटी के किसी भी एग्जाम में, किसी भी ईयर में, चाहे वो मेंस में या एडवांस में क्वेश्चन आया हो, आप कर पाएंगे। ठीक है, किसी भी ईयर का क्वेश्चन आप निकाल देना डायमेंशन का, मैं अब रूल और सिखा दूंगा आपको, इसके बाद आप खुद से करके देखना, और किसी भी किताब का। हाँ, ये जरूर है कि डायमेंशन को करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले याद करना पड़ेंगे, जैसा कि मैंने एनसीईआरटी में बताया था, कुछ फॉर्मूले दिए हैं, तो वो फॉर्मूले आपको याद करना होंगे, क्योंकि जब तक फॉर्मूला पता नहीं होगा, उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का डायमेंशन पता नहीं होगा, तब तक तो डायमेंशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे जा सकते। तो डायमेंशन का रूल क्या है, सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी को सम और सबट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे x में हमने y ऐड कर दिया या सबट्रैक्ट कर दिया तो क्वांटिटी z आ गई, तो जो x का डायमेंशन होगा वही y का डायमेंशन होगा, वही z का डायमेंशन होगा।
इसका मतलब क्या होता है, सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी सम और सब्ट्रैक्ट होगी। क्लियर है? अगर मैं ऐसा लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, वन क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड with the similar quantity only. Similar quantity only and give right to the same quantity or similar quantity. इज इट क्लियर? जो x का डायमेंशन होगा वही y का डायमेंशन होगा, वही z का डायमेंशन होगा, यानी सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी को सम और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है? एग्जाम्पल के टर्म में अगर मैं ऐसा लिख दूं कि मैंने लिख दिया f प्लस एल्फा, f फोर्स है, एल्फा कोई टर्म है, तो जो f का डायमेंशन होगा वही एल्फा, तो डायमेंशन ऑफ एल्फा शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स होगा। मान लो हमने यहां लिख दिया P माइनस बीटा, हेयर P इज द प्रेशर, सो डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटा होगा। सो सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी सम और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये रूल नंबर फर्स्ट था। केवल दो ही रूल है इसमें और कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी इसमें है नहीं। रूल सेकंड, और फिर किसी भी ईयर में किसी भी एग्जाम में अगर डायमेंशन को लेके क्वेश्चन आया होगा तो इन दो रूल के बाहर नहीं जाएगा। अब कुछ डायमेंशन लेस टर्म होते हैं। कैसे टर्म होते हैं? डायमेंशन लेस टर्म। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टर्म डायमेंशन लेस होते हैं। एक तो आपका होगा न्यूमेरिकल नंबर। कोई भी न्यूमेरिकल नंबर होगा 1 2 3 1000 2 पाई, न्यूमेरिकल नंबर डायमेंशन लेस होता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपने 6 फंक्शन पढ़े होंगे, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा लॉग, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी, रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी, एसेट और भी। तो ये डायमेंशन लेस टर्म होंगे। डायमेंशन लेस टर्म होने का मतलब कि इनका डायमेंशन क्या होगा, आप सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन के लिए 1 लिख लेंगे तो डायमेंशन लेस होगा, एम नॉट एल नॉट टी नॉट होगा। ठीक है? अब हम इस पर बेस्ड एक आध दो क्वेश्चन करेंगे तो आप हमारी बात को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है? अब हम कोई न्यूमेरिकल के द्वारा बात कर रहे हैं और दोनों रूल को अप्लाई कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, वेलोसिटी b is given by at b upon t plus c. Find out dimension of
ए बी एंड सी, ए बी सी का डायमेंशन चाहिए। अब देखो सबसे पहले तो जो ये अगर x लिख दें, ये y लिख दें, तो x प्लस वाई जेड के बराबर है, तो जो AT का डायमेंशन होगा वो b के बराबर होगा। डायमेंशन ऑफ AT इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। ठीक है, सो बताओ a का डायमेंशन क्या आ जाएगा, v बाई टी आ जाएगा। अब वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन ओवर टी, ए का डायमेंशन आ गया एल टी माइनस टू। इज के लिए जो इसका डायमेंशन होगा वही इस क्वांटिटी का, क्योंकि सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी, रूल नंबर फर्स्ट से। डायमेंशन ऑफ सी शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी होगा, बिकॉज सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी ऐड करी जाएगी, तो इसका डायमेंशन टी होगा। इस पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन किसके बराबर होगा, वेलोसिटी के बराबर होगा। सो v अपॉन यहाँ पे t प्लस टी, 2t करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल नंबर की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, और वेलोसिटी का होता है lt माइनस वन, तो v का डायमेंशन कितना आ जाएगा, l आ जाएगा। इस तरीके से हम सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी को सम या सबट्रैक्ट कर सकते हो। और एक आध एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल्स की कोई कमी नहीं है। जैसे एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, p प्लस ए बाय बी स्क्वायर बी माइनस बी इक्वल टू आर टी। ये कहलाता है वान डेर वाल गैस इक्वेशन। आने वाले टाइम पे आपको बताया जाएगा इसी साल कि ये रियल गैस के लिए काम करेगा। पी यहां पे प्रेशर है, पी क्या है, पी है प्रेशर, बी क्या है, वॉल्यूम, टी क्या है, टेम्परेचर है, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब आपसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसमें आपसे डायमेंशन पूछा गया किसका, ए और बी का, इसको वान डेर वाल कांस्टेंट कहते हैं। ए और बी का डायमेंशन चाहिए। तो अब देखो फर्स्ट लॉ से पता है जो इस क्वांटिटी का डायमेंशन होगा वो ए बाई बी स्क्वायर का होगा। सो डायमेंशन ऑफ ए बाई बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर होगा, बिकॉज दिस इज द पी, ए बाई बी स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ ए बाई बी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर। सो ए इक्वल टू पी बी स्क्वायर। अब ए इक्वल टू पी बी स्क्वायर, तो ए का डायमेंशन, पी का डायमेंशन आपको पता है प्रेशर का, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। कहाँ से आया प्रेशर का, पिछली क्लास में लिखा था हमने, फोर्स बाय एरिया। और वॉल्यूम का एल क्यू, और स्क्वायर करोगे तो एल सिक्स आ जाएगा। तो ए का क्या आ गया होता, एम एल फाइव टी माइनस टू। इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन बराबर होगा, क्योंकि सिमिलर क्वांटिटी सबट्रैक्ट हो सकती है। सो डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू वॉल्यूम एल क्यू आ जाएगा। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड रूल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बाद सेकेंड रूल पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। अब आप देखें सेकेंड रूल पे, जैसे हमने अभी बताया था कि एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है। सेकेंड रूल पे बेस्ड करें तो एंगल का क्यों डायमेंशन नहीं होता बताओ। एंगल इक्वल टू होता क्या है, तो जब हम सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी बढ़ा रहे थे तो आपको बताया था एंगल इक्वल टू होता आर्क बाय रेडियस। आर्क इज द काइंड ऑफ लेंथ, रेडियस इज आल्सो लेंथ, सो दिस इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी। इसका डायमेंशन भी एल होगा, इसका डायमेंशन भी एल होगा, तो एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एम नॉट एल नॉट टी नॉट। तो डायमेंशन, सो सिमिलर क्वांटिटी का डायमेंशन सिमिलर क्वांटिटी डायमेंशन ऐसी स्ट्रेन का होगा। ठीक है, अब आपका साइन थीटा लिख रहे हैं, सपोज करो साइन थीटा,
तो साइन थीटा लिखोगे तो थीटा तो आपको पता चल गया, ये अंदर का टर्म डायमेंशन लेस है। और साइन थीटा भी लिखोगे तो ये भी एक न्यूमेरिकल नंबर आएगा और न्यूमेरिकल नंबर भी डायमेंशन लेस होगा। ये भी कैसा आएगा, एक न्यूमेरिकल नंबर आएगा। क्यों, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है वैसे, अगर आप निकालोगे तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर इज द काइंड ऑफ लेंथ, हाइपोटेनियस इज आल्सो काइंड ऑफ लेंथ, तो दो सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो। तो ये वाला टर्म कैसा होगा, अंदर का टर्म डायमेंशन लेस, एंगल ही तो होगा तो ये डायमेंशन लेस होगा। ये केवल हम साइन की बात नहीं कर रहे हैं, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, किसी की बात। और ये पूरा टर्म भी डायमेंशन लेस होगा, ये होल टर्म भी डायमेंशन लेस होगा, ये पूरा टर्म भी डायमेंशन लेस होगा। क्यों होगा, क्योंकि साइन थीटा की कोई भी वैल्यू आएगी तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी जो कि -1 से +1 के बीच में होगी, ये भी आपका डायमेंशन लेस होगा। ये साइन थीटा अकेला नहीं, फिर से बोल रहा हूं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ये सब डायमेंशन लेस होते हैं। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा बात कर रहे हैं। y इक्वल टू दिया गया है, y डिस्प्लेसमेंट है a साइन ओमेगा टी माइनस के एफ। आपको ओमेगा का और k का डायमेंशन चाहिए। हियर y क्या है, y है डिस्प्लेसमेंट, y यहां पर डिस्प्लेसमेंट है, t क्या है, टाइम है, x क्या है, पोजीशन है या डिस्टेंस है, कुछ ऐसा मान लें। आपको किसकी डायमेंशन चाहिए, डायमेंशन ऑफ a ओमेगा एंड k, इसकी डायमेंशन चाहिए। नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व कर रहा हूं। अब y इक्वल टू क्या दिया था, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। आपको पता है साइन का पूरा टर्म डायमेंशन लेस होगा, तो ये होल द टर्म डायमेंशन लेस है, जिसको 1 लिख देते हैं हम। तो जो y का डायमेंशन होगा वही a का डायमेंशन होगा। सो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ y होगा। डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ y। तो a का डायमेंशन क्या आ जाएगा बताओ, आपको पता है y का डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट है तो m नॉट l t नॉट आ गया। क्लियर बेटा, चलिए अब जो अंदर का टर्म होगा वो भी डायमेंशन लेस होगा, यानी ओमेगा टी भी डायमेंशन लेस होगा, के एक्स भी डायमेंशन लेस होगा। सो ओमेगा टी डायमेंशन लेस होने का मतलब ओमेगा टी का डायमेंशन भी 1 करोगे, ओमेगा का क्या आ जाएगा 1/t, यानी इसका डायमेंशन होगा t - 1। लिखोगे तो लिखने का पैटर्न ऐसा होगा m नॉट l नॉट t - 1। t-1 लिखोगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन डायमेंशन के लिखने का एक पैटर्न। के एक्स का डायमेंशन, के एक्स भी डायमेंशन लेस होगा, तो के एक्स इक्वल टू भी 1 लिख दोगे। सो के इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/x, एल इनवर्स आ जाएगा। कभी ये क्वेश्चन ऐसा आईआईटी में पूछा गया है कि ओमेगा बाई के का डायमेंशन क्या होगा, तो ओमेगा बाई के का डायमेंशन पूछा था, तो ओमेगा बाई के का डायमेंशन क्या आ जाएगा, इसको भी लिखते तो m नॉट आएगा, l -1 आएगा और t नॉट आएगा। ठीक है, तो उसने पूछा क्या था, इस क्वांटिटी का ओमेगा बाई के का डायमेंशन। कभी आईआईटी में किसी ईयर में पूछा, मुझे इतना ईयर तो याद नहीं है, ओमेगा बाई, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। जो ओमेगा टी का डायमेंशन होगा वही के एक्स का डायमेंशन होगा। क्यों, सिमिलर क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट होगी। सो इसका मतलब ओमेगा बाई के का मतलब होगा x/t, x माने डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड हो गया या वेलोसिटी हो गया,
तो ये वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा? वेलोसिटी के बराबर है। तो किसी भी ईयर में, हम फिर से बोल रहे हैं, किसी भी ईयर में आईआईटी नीट मेडिकल किसी भी ईयर में कोई क्वेश्चन आया हो तो इसके बाहर नहीं जाएगा आपका। डायमेंशन का केवल आपको इतना करना होता है कि सबसे पहले तो डायमेंशन के आपने एप्लीकेशन देखे, तो 3-4 एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। आने वाले टाइम पे 11th के बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है बेटा। थोड़े दिन बाद आपको फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे, उसको अलग से याद नहीं करना, फिर उसका एप्लीकेशन पार्ट। हाँ, लेकिन डायमेंशन का टॉपिक मेरे नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट इस सेंस में होता है कि कोई भी रिलेशन दिया गया है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, उस चीज़ की जानकारी आपको मिल जाएगी। कमियां क्या है? जैसे हमने कहा कि किसी एक्सप्रेशन में साइन आ रहा है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू आ रही, वेदर द क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर, इन सबको डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता, डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता, इनकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, लेकिन डायमेंशनली क्वेश्चन को बताया जा सकता है। चलिए और कोई एक आध क्वेश्चन लेते हैं। आज कोई थ्योरी ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि बहुत लंबी क्लास कल ले ली थी, और हो सकता है कि मान लो एक एग्जाम्पल दे दिया। एल्फा इक्वल टू दिया है एफ बाई एक्स स्क्वायर साइन बीटा टी, ऐसा कोई दे दिया, कुछ भी मान लें। एफ फोर्स है, टी टाइम है। एफ क्या है? फोर्स है, टी टाइम है। आपको किसकी डायमेंशन बताना? एफ यहां पे फोर्स है, एफ मीन्स फोर्स, टी मीन्स टाइम, आपको एक्स मीन्स डिस्टेंस और पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी लिख दो। आपसे पूछा जाए एल्फा की डायमेंशन बताना है, किसकी डायमेंशन बताना है? एल्फा। और दूसरा किसकी बताना है? बीटा की डायमेंशन बताना। एल्फा बीटा की डायमेंशन बताना। अब देखो, फिर से बताया था, साइन के अंदर का टर्म साइन, कंप्लीट साइन कॉस, यानी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन डायमेंशन लेस होगा। यहाँ मुझे कॉस लिखना चाहिए था या 10, ताकि आपको एक नया सा एग्जाम्पल लग जाता, पर समझ में आ रही बात। ये पूरा टर्म डायमेंशन लेस होगा। सो एल्फा इक्वल टू होगा एफ बाय एक्स स्क्वायर, और फोर्स का डायमेंशन आपको प्रीवियस क्लास में दिखाया था, एल्फा एफ बाई एक्स स्क्वायर। एक्स बड़ा गंदा लिखा है, इसको मिटा के देख लें फिर से। एफ का कितना होता फोर्स का? एम एल टी माइनस 2, मास इंटू एक्सेलरेशन, डिवाइडेड बाई एक्स का क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर। तो बताओ कितना आ गया यहाँ पे? एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ये आ गया आपका। जहां तक अंदर का टर्म है ये डायमेंशन लेस होगा, तो बीटा टी, अभी अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन भी किया है, बीटा टी 1 के बराबर आ जाएगा। सो बीटा इक्वल टू 1 बाई टी, यानी टी इनवर्स आना चाहिए। या आप वैसे भी कहते हैं कि ये डायमेंशन लेस होना चाहिए, तो ये टी है तो ये 1 बाई टी होना चाहिए, तभी तो ये डायमेंशन लेस हो पाएगा। इस तरीके से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी, ये सब डायमेंशन लेस टर्म है, या सिमिलर क्वांटिटी वाली डायमेंशन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। अब इस पे बेस्ड हमने पहले भी कहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन में उस पर आप लोग, मैंने इसका टेलीग्राम लिंक बनाया है इसी नाम से, बिलियंस फिजिक्स क्लासेस के नाम से। तो उस लिंक पे अगर आप लोग हमें अवेलेबल हो जाएंगे तो उस पर हम आप लोगों को क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और फिर से बता रहा हूँ, एनसीईआरटी के लगभग लास्ट पेज पे करीब करीब 70-80 फॉर्मूले दिए हैं। वो सारे फॉर्मूले आपको कम से कम बिगनिंग के 30 फॉर्मूले आपको याद कर लेना चाहिए, ताकि हम कोई सा भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करें
तो उसका डायमेंशन जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे और वो समझ भी नहीं पाओगे। तो उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि वो हमें फॉर्मूले याद होना चाहिए। तो वो फॉर्मूले आप लोग कहीं ना कहीं किसी तरीके से याद करें, और जैसे ही वो फॉर्मूले याद हो जाते हैं तो कोई सा भी क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं। एक आध क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ जो कि आईआईटी में आया है, ये मुझे याद आ रहा 2009 या 10 में आया है कोई इस तरीके से फॉर्मूला। तो एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ, प्रेशर दिया था P प्रेशर है और प्रेशर इक्वल टू दिया था अल्फा बाय बीटा। इस पैटर्न का क्वेश्चन इस साल की आईआईटी में भी आया है। अब चूंकि इस साल तो बहुत सारे पेपर हुए तो कौन सी डेट पे आया ये नहीं पता, अल्फा जेड, पर जो बच्चों ने पेपर दिया उन लोगों को याद आ जाएगा के थीटा। यहाँ पे P क्या है, प्रेशर है, जेड डिस्टेंस है। मैं थोड़ा लिख दूं कि P क्या है, नहीं तो पता चला सॉल्व कैसे करेंगे। तो P प्रेशर है। इसी सेम पैटर्न का क्वेश्चन इस ईयर में भी आया है अभी फेब वाले एग्जाम में। जेड क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस। के क्या है, के बोल्टमैन कांस्टेंट है। बोल्टमैन कांस्टेंट माने एनर्जी बाय टेम्परेचर, जूल पर केल्विन होता, ठीक है। और थीटा भी बताया, थीटा टेम्परेचर है। टेम्परेचर का डायमेंशन हम के लिख देते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपको। अब आपसे किसका डायमेंशन पूछा है इस फिजिकल क्वांटिटी में, डायमेंशन ऑफ बीटा पूछा था, डायमेंशन ऑफ बीटा। डायमेंशन ऑफ बीटा, ठीक है। अब बीटा का डायमेंशन हमें यहां पे निकालना था। अब देखो, जैसा कि पहले बता चुका हूं, मैंने जितने रूल बताए उसी के बाहर नहीं जा रहा। इस मैंने कहा था ये डायमेंशनलेस टर्म होता, एक्सपोनेंशियल टर्म डायमेंशनलेस होता है। डायमेंशनलेस होने का मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता हमने कहा था उसको वन के बराबर लिख दें। तो एल्फा जेड बाय के थीटा किसके इक्वल होगा, वन के बराबर। तो एल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, एल्फा इक्वल टू आएगा के थीटा बाय जेड। के थीटा एक प्रकार का एनर्जी होता है, हमने बताया था ना, इसका यूनिट जूल पर केल्विन होगा, इंटू केल्विन से मल्टीप्लाई एनर्जी होगा। किसी भी एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, mL2T-2। और जेड क्या है यहाँ पे, जेड आपका डिस्टेंस है, तो जेड डिस्टेंस का तो काइंड ऑफ लेंथ एल आ गया, ये एल। अब फिर से देखो, ये पूरी क्वांटिटी वन के बराबर होगी तो इसका मतलब बीटा कितना आ जाएगा, बीटा इक्वल टू आएगा यहाँ पे एल्फा बाय, बीटा को लिखोगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी से देखो यहाँ पे एल्फा बाई पी आ जाएगा। फिर से देख लें बेटा, ये पूरी क्वांटिटी तो वन हो गई आपकी, इसका मतलब एल्फा बाई बीटा इक्वल टू पी, सो बीटा इक्वल टू एल्फा बाई, एल्फा की वैल्यू आप निकाल चुके हो। एल्फा की वैल्यू क्या निकाली आपने, एम एल T-2। और प्रेशर का कितना होता है, आज ही बताया था जब वांडरवाल गैस इक्वेशन बताया था, एम L-1 T-2। क्या क्या टर्म कैंसिल हो गया, T-2 से T-M से M, तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, L स्क्वायर आ गया। तो ये किसके बराबर आएगा, एरिया के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आना चाहिए, एरिया के बराबर। मुझे लगता है मेरी बात आप लोगों तक पहुंच गई होगी, फिर भी आप अच्छे से चेक कर लो एक बार। अब इसको लिखेंगे तो M0 L0 ऐसे करके लिख देंगे, वो समझ में आ रहा, तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ठीक इसी पैटर्न का क्वेश्चन, वैल्यू तो मैं नहीं कह सकता, मुझे याद नहीं आ रही, हो सकता वैल्यू भी यही हो। तो इसी पैटर्न का क्वेश्चन इसी ईयर में आया है, ये तो 2004 में मुझे अच्छे से याद है, 4-5 में, लेकिन इस साल भी आया है फेब के एग्जाम में। अब आपसे पूछा गया एक, चूंकि अभी मैं 12th का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 12th का क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इस समय में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को ध्यान में रखते हुए मैं एक डायमेंशन पूछ रहा हूँ, E² ओवर 2
एप्सिलॉन नॉट CH, इसका डायमेंशन बताना जी, इसका डायमेंशन किस फिजिकल क्वांटिटी के बराबर होगा, इसका डायमेंशन किस फिजिकल क्वांटिटी के बराबर होगा। 4 ऑप्शन लिखे दे रहा हूं, लेंथ, टाइम, चार्ज, करंट। लेंथ के बराबर होगा इसका डायमेंशन, टाइम के बराबर होगा, चार्ज के बराबर होगा, डायमेंशन लेस होगा, ऐसे 4 ऑप्शन। ठीक है, कोई ना कोई एक वैल्यू इससे मैच करेगी। डायमेंशन लेस को फिर से लिख दूं, चलिए अब किसके बराबर होगा। मैंने क्यों ऐसा एग्जाम्पल क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा रहा हूं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्ब्स लॉ का यूज कर सकूं, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। जो पास आउट के बच्चे हमारे इस क्लास के साथ अटैच होंगे, वो दोनों को एक साथ पढ़ रहे होंगे, तो वो अच्छे से इस बात को समझ पाएंगे। 11th के बच्चों को थोड़ा सा मैं समझाऊंगा। यहां पे E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। कैसा चार्ज है, चार्ज। एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी, C है वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट हो गया। H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, इसका डायमेंशन पूछा है। तो अब इसका हम सॉल्यूशन लिखें तो क्या करोगे बेटा, कूलम्ब्स लॉ का इक्वेशन आप देखेंगे, तो कूलम्ब्स लॉ का इक्वेशन क्या कहता है बताओ, F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर, Q1 Q2 को Q स्क्वायर लिख दिया, बाय R स्क्वायर। तो Q स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट अगर देखना चाहें, 4 तो डायमेंशन लेस है, तो E स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट या Q स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होगा, FR स्क्वायर के बराबर होगा। FR स्क्वायर के बराबर होगा कितना, Q स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट। 4 तो वैसे ही डायमेंशन लेस होगा, तो Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट की जगह तो FR स्क्वायर लिख देंगे। नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। हाँ, Q स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट को लिख दिया आपने FR स्क्वायर। अब यहां पे बचा CH। C होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 है। H है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट होता है mL2T-1, एक प्रकार का एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। C का लिख दिया हमने। जहां तक FR स्क्वायर का सवाल है, FR स्क्वायर का F होता है mL/T-2, फोर्स हो गया, ये L स्क्वायर हो गया। यहां पे क्या आया था बताओ, mL2T-1 और LT-1। थोड़ा सा सॉल्व करके देखें क्या क्या टर्म कैंसिल हो रहा। तो अगर आप चेक करें तो m से m कैंसिल होगा, LQ से LQ, T-2 से T-2, ये आपका आ गया m0 L0 T0। m0 L0 T0 आने का मतलब डायमेंशन लेस हो गया। आने वाले टाइम पे जब आप पढ़ोगे तो इसको कहते हैं फाइन, जो पास आउट बच्चे होंगे वो समझ जाएंगे। फाइन स्ट्रक्चर कहते हैं जब आपका ट्रांजिशन होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में बीटा के लाइमेन बामर। तो बामर का मतलब होता है जब आपका 3 से 2 में आते तो बामर की पहली लाइन होती, और उसको अगर हाई रिजोल्विंग पावर वाले माइक्रोस्कोप से देखें तो 5 पतली पतली लाइनें होती हैं। तो वो 5 जो लाइनें होती हैं उनको फाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। ये न्यूमेरिकल नंबर होता है, इसकी वैल्यू 1/137 होगा। कितना होगा, 1/137।
तो इस तरीके से हम इस डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है बेटा कि थोड़ा सा इस चैनल को अगर प्रोपेगेट करोगे, आगे बढ़ाना चाहते हो और चाहते हैं कि क्लास रेगुलर रहे, तो उसके लिए थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट है बेटा कि इसको सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपकी क्लास में लाइव आना चाहता हूं, क्योंकि मैंने पूरे लाइफ में हमेशा लाइव क्लास ही ली है, और लाइव क्लास के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है। तो वो हमारा सब्सक्रिप्शन का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको पूरी कराने की बेटा कोशिश करें। और ये चैनल चूँकि आपका चैनल है, और चैनल ये तभी आगे प्रोपेगेट हो सकता है, आगे फॉरवर्ड हो सकता है, जबकि वो मिनिमम कोरम पूरा हो, ताकि मैं क्लास में, जब मैं क्लास में लाइव क्लास लूँगा तो उसका एक अलग पैटर्न फ़ायदा क्या होगा, स्टूडेंट इमीडिएट अपना क्वेश्चन पुटअप कर पाएगा। मैं तो एब्सेंस ऑफ स्टूडेंट में अभी बात कर रहा हूँ, तो जो क्वेश्चन पुटअप करेगा वो भी मैं समझ पाऊंगा कि कहाँ डिफ़िकल्टी आ रही और उसको कैसे रेक्टिफाई या रिमूव करना है। तो बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स लिखें, अपने व्यू दें, और इस चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जैसे ही ये चैनल उस कंडीशन में आ जाएगा, मैंने जैसा कि आपको प्रॉमिस किया है, हालांकि मुझे एक कैप्सूल कोर्स भी डालना था, पर मैं इसीलिए नहीं डाल पा रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये मेरा इसी समय वो मिनिमम जो सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया है वो पूरा हो जाता है, तो वो लाइव क्लास के अंदर लूँगा, तो उसकी एक अलग ब्यूटी है। सो बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा, आप सब लोगों का जो भी क्लास में आ रहे हैं लगातार अपने व्यू ही रख रहे हैं, और अभी तक भगवान की कृपा से जो भी व्यू आए हैं वो बहुत अच्छे व्यू आए हैं। तो उस व्यू को, आप लोगों के व्यू देख के हमारा भी इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने का मन और ज़्यादा अच्छा हो गया। पर थोड़ा सा एक और है, बस वो किसी तरीके से डेफिशिएंसी कंप्लीट हो जाए तो हम लाइव क्लास ले सकें। तो उसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसे भी पूरा कराने की आप लोग कोशिश करें, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो, नहीं लगती है तब तो कुछ कह नहीं सकते बेटा, पर मैं पूरी एनर्जी से, मेरा लगभग 90 से लगभग टीच कर रहा हूँ, तो अपना लगभग 25 ईयर से तो ज़्यादा हो ही गए, तो मैं पूरा आपको जितना भी अपना एक्सपीरियंस है सारा का सारा आप लोगों के साथ, या जो भी नॉलेज है सारा का सारा आपके साथ डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करूँगा, शेयर करने की कोशिश करूँगा। पर उसके लिए कंडीशन एक थोड़ी सी हमारे तरफ से भी है कि इसे थोड़ा सा बेटा जल्दी जल्दी सब्सक्रिप्शन के क्राइटेरिया पे, मिनिमम क्राइटेरिया पूरा कराने की कोशिश करें, और सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि हम जल्दी से लाइव क्लास में आ सकें। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच।